हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इससे पहले की जितने भी टॉपिक है मैंने पढ़ा रखा है। और चैप्टर 4 ये क्लास 10th का चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ना चाहते हो तो पिछले वीडियोज़ देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और इन डिटेल मैंने हर एक टॉपिक पढ़ा रखा है लाइन बाय लाइन, तो आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ आने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इन दिस सेशन वी विल स्टडिंग अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि कार्बन के कुछ जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और कार्बन होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वो भी कौन सी प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल वी यूज़ आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड्स, यानी कि जितने भी फ्यूल हम यूज़ करते हैं या तो वो कार्बन का बना होता है या कार्बन के कंपाउंड्स का बना होता है। वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबशन। चलो, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे कंबशन। कंबशन का मतलब क्या हो गया कि तुम किसी चीज़ को जला रहे हो, और मैंने पहले भी बता रखा है जलाने का मतलब ये होता है कि आप O2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, यानी कि कार्बन को आप जब बर्न करते हो, O2 के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो वो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, साथ में हीट एंड लाइट देता है। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑल्सो रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, और कुछ कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हीट और लाइट रिलीज़ करते हैं जलने पे। दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट यू लर्न अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। अब ये कुछ 3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखे हैं जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी रिएक्टेंट। हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे कार्बन के साथ O2 जुड़ के CO2 बन रहा है फर्स्ट एग्जांपल में, तो इसको हम एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे एक और लाइन लिखी थी कि कार्बन कंपाउंड्स कुछ लार्ज अमाउंट में, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो हीट और लाइट बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। तभी हम कोयले को यूज़ करते हैं इन थर्मल पावर प्लांट्स, ताकि हम और भी बहुत जगह, ताकि हम इससे बिजली बना सकें। अब बात करते हैं पहले एग्जांपल की। यहाँ पे देखोगे कार्बन, प्योर कार्बन रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, बना रहा है CO2, हीट एंड लाइट। ये रिएक्शंस तुम्हें याद होनी चाहिए। मीथेन CH4 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट रिलीज़ कर रहा है। इथेनॉल CH3 CH2OH जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 H2O एंड हीट और लाइट रिलीज़ कर रहा है। बैलेंस द लेटर टू केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन लाइक यू लर्नड इन द फर्स्ट चैप्टर। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। इन 2 रिएक्शंस को आपको बैलेंस करनी है, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। ये बहुत इजी होगा, क्योंकि तुम देखोगे कि कार्बन, अगर सेकंड एग्जांपल में तुम देखोगे तो इस साइड एक कार्बन है, इस साइड भी एक कार्बन है, और हाइड्रोजन देखोगे तो इस साइड 4 है, उस साइड 2 है। तुमने सिर्फ इधर 2 लगाना है और ऑक्सीजन के आगे 2 लगाना है, तो तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। किस तरीके से, मैं एक बार बता देता हूँ। कार्बन इस साइड एक है और इस साइड भी कार्बन एक है, ठीक है, हमें दिख रहा है इस साइड कार्बन एक है, इस साइड कार्बन एक है, कार्बन बैलेंस है। तुम हाइड्रोजन देखोगे, इधर 4 है, इधर 2 है, तो तुम इस H2O के आगे 2 लगा दोगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा, पर ऑक्सीजन 2 और बढ़ जाएगा, यानी कि 2 ऑक्सीजन इधर का हो जाएगा। अगर तुम यहाँ 2 लगा दोगे, 2 ऑक्सीजन इधर का, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 हो गया, तो 2 इधर फिर लगा दोगे, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। इस तरीके से सेकंड इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। थर्ड और सेकंड तुमने खुद बैलेंस करना है, एक बार ट्राई करना और बताना है कि तुमने कमेंट में कि ये जो तुमने रिएक्शन बैलेंस की है वो हुई है कि नहीं हुई है। अब बात करेंगे एक्टिविटी 4.3 और 4.4 की। पहले वार्निंग दे रखी है कि दिस एक्टिविटी नीड टीचर असिस्टेंट, यानी कि टीचर के असिस्टेंट के बिना ये एक्टिविटी मत करना। कुछ कार्बन कंपाउंड्स लेना है तुमने, टेक सम कार्बन कंपाउंड्स, नेफ्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, अल्कोहल हो गया, 1 बाय 1 इन स्पैचुला, यानी कि साइंटिफिक केमिस्ट्री में स्पैचुला क्या होता है कि एक चम्मच होता है, केमिस्ट्री के लिए यूज़ होता है। एंड बर्न देम, और उसको बर्न करना है। जब तुम बर्न करोगे इसको तो क्या ऑब्जर्व करोगे? ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज़ प्रोड्यूस, यानी कि अगर तुम जब इसको जला रहे हो तो तुम्हें चेक करना है कि वहाँ पे कोई स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद क्या करना है? प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, यानी कि फ्लेम के ऊपर एक मेटल प्लेट रखना है। इज़ देयर एनी डिपॉजिट ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी कंपाउंड,
यानी कि एक्टिविटी 4.3 में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ कार्बन कंपाउंड्स तुमने इकट्ठे करने जैसे नैफ्थलीन, कैम्फर, अल्कोहल, और उसको जलाना है और तुम्हें फ्लेम और उसका कलर देखना है, नेचर ऑफ फ्लेम देखना है। साथ ही में एक प्लेट लगाना है मेटल का उसके ऊपर और देखना है कोई डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं, ब्लैक कलर में, कोई भी कलर में कोई डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं। 4.4 एक्टिविटी 4.4 में क्या कह रहा है कि हमें बंसर बर्नर जो होता है उसको जलाना है और उसके बाद उसके एयर होल को एडजस्ट करना है। यानी कि एयर होल जिसके अंदर एयर का जो सप्लाई होती है उसको एडजस्ट करना है एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम और फ्लेम प्रेजेंस ऑफ स्मोक। व्हेन डू यू गेट अ येलो सूदी येलो और सूदी फ्लेम, यानी कि कब तुम सूदी फ्लेम मिल रही है, कब येलो फ्लेम मिल रही है, और व्हेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम, और कब तुम्हें ब्लू फ्लेम मिल रही है, ये तुम्हें बताना है। फर्स्ट केस में क्या होगा तुम्हारे साथ कि तुम जब कार्बन कंपाउंड्स को जलाओगे तो तुम जब मेटल के प्लेट रखोगे तो वहाँ पे तुम्हें ब्लैकिश चीज़ें डिपॉजिट होती हुई दिखेंगी। दूसरी चीज़ क्या होगा कि 4.4 में तुम्हारे साथ क्या होगा, जब तुम एयर की सप्लाई कम करोगे उस बंसन बर्नर में तो जो फ्लेम होगी वो येलो जलने लग जाएगी और क्या कहते हैं वो अच्छे से गैस नहीं जल पाएगी। बट जब ब्लू फ्लेम जल रही है इसका मतलब क्या है, तुम ऑक्सीजन की कमी नहीं कर रहे हो, अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो। अब आगे पढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम व्हेन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव ए येलो फ्लेम विद ए लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। यानी कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, वो एकदम अच्छे से मतलब जलते हैं, बिल्कुल बढ़िया से ब्लू फ्लेम देते हैं। बट जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो फ्लेम येलो देते हैं और साथ में ब्लैक स्मोक वाला फ्लेम देते हैं। दिस रिजल्ट इन अ सूदी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। और कभी भी इससे कारण क्या होगा कि जो मेटल प्लेट तुम रखोगे फ्लेम के ऊपर उसके ऊपर काला काला जमना शुरू हो, जब जैसे तुम मोमबत्ती है वो जल रही है और उसके ऊपर कुछ अपना गिलास मेटल कुछ भी अपना हाथ भी रख दोगे ना उसके ऊपर हल्का सा, तुम्हारा हाथ काला हो जाएगा। कोई अपना गिलास रख दोगे, कोई मेटल का पीस रख दोगे, वो काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे अनसैचुरेशन है और साथ में वो वहाँ पे कार्बन के कंपाउंड्स जल रहे हैं, है ना, तो उसके कारण वो स्मोक पैदा हो रही है। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कीम्स टू द फ्लेम। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जो सिर्फ क्या कर रहे थे कि जल रहे हैं अच्छे से और ब्लू फ्लेम दे रहे हैं, वो भी येलो फ्लेम देते हैं। कब देते हैं? जब तुम्हें ऑक्सीजन की सप्लाई उनके पास कम करो, जब उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी कि अच्छे से तरह से जलते नहीं, तो वो भी क्या करते हैं, स्मोकी फ्लेम देना स्टार्ट करते हैं। इसी कारण से जब तुम गैस यूज़ करते हो या केरोसिन स्टोव यूज़ करते हो अपने घन के अंदर, तो उसके अंदर जो छेद होते हैं वो जब बंद होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, होम हैज़ इनलेट फॉर एयर सो दैट ए सफिशिएंट ऑक्सीजन रीच mixture is burnt to give a clean blue flame. If you observe the bottom of the cooking vessel getting blackened, it means that air holes are blocked and the fuel is getting wasted. यानी कि जब तुम्हारा जो बर्तन है, तुम समझ लो बहुत सालों से खाना बन रहा है तुम्हारे गैस पे और बर्तन अब काले पड़ने शुरू हो गए हैं। काले पड़ने का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे जो गैस है वो अनबर्नड है, यानी कि आधी जल रही है और बाकी वेस्ट हो रहा है गैस। यानी कि तुम्हें वो होल्स की सफाई करने की ज़रूरत है ताकि ऑक्सीजन अच्छे से उसको प्रोवाइड हो और वो अच्छे से जल सकें। फ्यूल सच एज कोयल पेट्रोलियम हैज़ सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन दैम। देयर कंबशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर मेजर पॉल्यूटेंट इन एनवायरनमेंट। कोयल और पेट्रोलियम जब हम बर्न करते हैं तो उनके अंदर नाइट्रोजन और सल्फ़र भी प्रेजेंट होता है। जब वो जलता है तो ऑक्साइड्स बनते हैं, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड्स बनेंगे जो कि हवा में जाके हमारे जो कि बहुत बड़े मेजर पोल्यूटेंट हैं, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं। अब क्या तुम्हें पता है वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, यानी कि कोई भी सब्सटेंस फ्लेम और विदाउट फ्लेम क्यों जलता है? हैव यू एवर ऑब्जर्व आइदर अ कॉयल और अ वुड फायर, यानी कभी तुमने कोयले और लकड़ी को जलते हुए देखा है? पहला सवाल ये आता है कि यार फ्लेम क्यों बन रही है, मतलब जब हम कोयले की भट्टी जलाते हैं उसके अंदर शुरू में फ्लेम रहता है, उसके बाद फ्लेम गायब हो जाती है। इफ़ नॉट, द नेक्स्ट टाइम you get a chance, take close note of what happened when wood or coal start to burn। यानी कि जब कोयला और लकड़ी जलती है तो तुम ध्यान से देखो कि शुरू में क्या होता है। You have seen above that a candle or LPG
इन द गैस स्टोव बर्न विद अ फ्लेम, यानी कि कैंडल और एलपीजी को देखा तुमने कि वो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं. हाउएवर यू विल ऑब्जर्व अ कोयल एंड चारकोल इन ए अंगीठी समटाइम्स जस्ट ग्लो रेड एंड गिव आउट हीट विदाउट अ फ्लेम, यानी कि जो अंगीठी होती है जब हम ठंडियों के अंदर जलाते हैं, अगर तुम ठंडे देश में प्रदेश में रहते हो, जैसे कश्मीर हो गया, पंजाब में भी बहुत ठंडी पड़ती है, और अपना जो उत्तर प्रदेश के एरिया जो भी मतलब जहाँ पे ठंडी पड़ती है, अगर तुमने अंगीठी देखी है तो तुम देखते होगे कि उसके अंदर जब अंगीठी अच्छे से फिक्स हो जाती है, जल मतलब उसको सेटल हो जाता है उसका फ्लेम, तो शुरू में तो फ्लेम रहता है, पर बाद में जब एकदम गर्म हो जाता है तो आग रेड रेड दिखता है, पर उसके अंदर फ्लेम नहीं होती तब, पर भी फिर भी हीट दे रहा होता है. क्यों होता है ऐसा? दिस इज़ बिकॉज अ फ्लेम इज़ ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न, यानी कि फ्लेम हमेशा याद रखना तब प्रोड्यूस होता है जब कोई गैस वाली चीज़ जले, तो इस कारण से वहाँ पे फ्लेम पैदा होगा. व्हेन वुड एंड चारकोल इन अंगीठी द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपोराइज एंड बर्न विद अ फ्लेम इन बिगनिंग, यानी कि को चारकोल और वुड जब जलता है शुरू में तो उनके अंदर अंदर गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जब वो हवा में जाते हैं तो उसके कारण से वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं शुरू के अंदर, और बाद में जब आग बन जाती है तो फ्लेम गायब हो जाती है. The luminance flame is seen when the atoms of gaseous substance are heated and start to glow, यानी कि जो हमें रंग दिखता है वो किस कारण से दिखता है? जब एटम्स को हीट मिलती है तो वो क्या करते हैं? ग्लो करते हैं, एक्साइट होके वेव्स रिलीज करते हैं कलरफुल, जिसके कारण हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलता है. द कलर प्रोड्यूस बाय ईच एलिमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट, हर कोई भी चीज़ तुम जलाओगे उसकी अलग अलग फ्लेम होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें कार्बन कंपाउंड्स हैं तो सेम तुम्हें फ्लेम देखने को मिलेगा, पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स तब जब तुम लैब में जलाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की तुम्हें कलर देखने को मिलेंगे. द कलर प्रोड्यूस बाय ईच एलिमेंट, तुम्हें पता लग गया कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब एक फ्लेम में अगर तुम जला रहे हो कोई एलिमेंट, एक कलर देखने को मिल रहा है तो उस कलर से तुम पहचान सकते हो कि ये एक एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का. ट्राई एंड हीट ए कॉपर वायर इन ए फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव एंड ऑब्जर्व इट्स कलर. कॉपर वायर को तुम एक स्टोव के ऊपर जलाओ और उसका कलर देखो, क्या ऑब्जर्व करोगे तुम? यू हैव सीन दैट इनकम्प्लीट कंबशन गिव सूथ विद अ कार्बन, यानी कि अगर तुम इनकम्प्लीट कंबशन उसका देखोगे तो तुम देखोगे कि वहाँ पे इनकम्प्लीट सूथ देखने को मिलेगा. ऑन द बेसिस व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ कैंडल फ्लेम टू, यानी कि तुम्हें ये बताना है कि जो कैंडल का येलो फ्लेम है उसके बेसिस पे क्या कह सकते हो तुम कैंडल फ्लेम के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल फ्लेम के बारे में तुम्हें क्या मतलब लग रहा है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, और उसके पीछे जो अभी तक तुमने पढ़ा वो उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं फ्लेम के लिए भी? और कैंडल को तुम जलाते हो, तुम हाथ रखते हो, तुम्हारे हाथ भी काले हो जाते होंगे, या कोई भी चीज़ सामान रखो काली हो जाती है, तो वो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है तुम्हें अब सोचना है. फॉर्मेशन ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम, मोर टू नो, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम क्यों कैसे हो रहा है? कोयल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो बायोमास होता है उसके उससे हमारा कोयल और पेट्रोलियम बनता है. बायोमास मतलब जो जीवित चीज़ें हैं, यानी कि अगर कोई पत्ता है, कोई इंसान है, कोई जानवर मर गया, दब गया अंदर ज़मीन के, तो उससे कोयला एंड पेट्रोलियम बनता है. कोयल इज़ द रिमेन ऑफ ट्री फॉन एंड अदर प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि कोयल किससे बनेगा या किस चीज़ से बनता है? जो बहुत करोड़ों साल पहले ट्रीज फॉन्स एंड प्लांट्स जो मर गए और पहले जिया करते थे अब मर गए हैं, उससे बनता है. दीज वर क्रश्ड इन द अर्थ परहैप्स बाय अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन, भूकंप आने के कारण, वोल्केनो के फटने के कारण ये सभी मरे या किसी भी कारण से मरे और ज़मीन के अंदर दब गए. दे वर प्रेस्ड डाउन बाय लेयर्स ऑफ अर्थ एंड रॉक, और अर्थ और रॉक के लेयर्स के अंदर ये दब गए. दे स्लोली डीकेड इनटू कोयल, और ये धीरे धीरे डीके हो किसके अंदर हो गए, किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गए. ऑयल एंड गैस आर रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन सीज, और ऑयल और जो गैस है वो किससे बने हैं? जो मिलियंस ईयर्स अगो प्लांट्स एंड एनिमल समुद्र के अंदर रहते थे उनके डेथ के बाद. व्हेन दे डाइड देयर बॉडीज सैंक इन द सी बेड वर कवर्ड बाय स्लेट, यानी कि जो मरे उनका सबसे नीचे जाके समुद्र के तल पे जाके
उनकी जो बॉडी है वो गई और उसके ऊपर स्लिट बन गई, बैक्टीरिया ने उनको खाया, बैक्टीरिया अटैक्ड द डेड रिमेन्स टर्निंग देम इनटू ऑयल एंड गैस अंडर हाई प्रेशर दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू। यानी कि हाई प्रेशर के अंदर बैक्टीरिया ने उसको खाया और उनको ऑयल्स एंड गैसेस में कन्वर्ट हो गए क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर था। Meanwhile, the slit was slowly compressed into rocks. एंड जो हमारे स्लिट्स थे वो किसके अंदर कंप्राइज थे, रॉक के अंदर थे। द ऑयल गैस सिप्ड इनटू द पोरस पार्ट ऑफ द रॉक, यानी कि जो रॉक के पोरस पार्ट, जिस रॉक के अंदर जो छेद होते हैं उसके अंदर ऑयल गैस हमारे चले गए। एंड गॉट ट्रैप्ड इन अ वाटर स्पॉन्ज, और उस रॉक के अंदर ऐसे वो ट्रैप हो गए, ऐसे फंस गए जिस तरीके से पानी स्पॉन्ज के अंदर, जो स्पॉन्ज होता है ना स्पॉन्जिस, उसके अंदर फंसता है। कैन यू गेस वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल? और क्यों तुम क्या तुम बता सकते हो कि कोयल एंड पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल कह सकते हैं? सिंपली यार यहाँ पे सामने तुम्हें दिख रहा है कि हम इसको फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फॉसिल से बनता है। फॉसिल क्या होता है? डेड रिमेन्स जब हमारे ज़मीन के अंदर गड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, यानी कि कार्बन के चैप्टर में अब ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे। पहले एक एक्टिविटी है जो कि हम देखेंगे। टेक अबाउट 3 ml ऑफ एथेनॉल इन ए टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन ए वाटर बाथ। यानी कि वाटर बाथ के अंदर तुम्हें 3 ml एथेनॉल को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के उसको गर्म करना है। वाटर बाथ का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो एक कटोरी में पानी लेना है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हें डालना है एथेनॉल, और उस कटोरी को पानी को उबलने देना है और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब डाल देना है। उसको वाटर बाथ कहते हैं। Add a 5% solution of alkyl potassium permanganate drop by drop to the solution। सॉल्यूशन के अंदर 5% पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। Thus the color of potassium permanganate persists when it is added initially। यानी कि क्या पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो शुरू में रहता है जब हम उसको ऐड कर रहे होते हैं। Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? और जब हम ज़्यादा पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं तो क्या वहाँ पे उसका कलर क्यों नहीं गायब हो रहा होता है? यानी कि शुरू में तुम पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे तो वहाँ पे गायब होने लग जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, उसका कलर। पर जब जब तुम ज़्यादा डाल दोगे तो उसका कलर वापस आ जाएगा। यू हैव लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी ईजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। यानी कि कंबशन में जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन विच अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? जो समझ लो अल्कोहल है, अल्कोहल को तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट किया, यानी कि ऑक्सीजन की एडिशन हो रहा है तो वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे एथेनॉल है, इसके अंदर अल्कानाइल KMnO4 प्लस हीट किया हमने और एसिडिफाई K2Cr2O7 डाला, तो क्या हो रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। वी सी दैट सम सब्सटेंस आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। यानी कि जैसे देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ काम कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा बंदा चाहिए जो एथेनॉल के अंदर यानी कि CH3CH2OH के अंदर और ऑक्सीजन जोड़ सके। खुद ऑक्सीजन आके जोड़ेंगे नहीं, तो उसे हमें जोड़ने के लिए कोई बंदे चाहिए। तो वो बंदे कौन है? एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, या फिर तुम एसिडिफाई K2Cr2O7 प्लस हीट डाल सकते हो। इन दोनों में से कुछ भी डालोगे तुम्हारा जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो जाएगा इथेनॉल के अंदर, और जैसे ही ऑक्सीजन एक और ऐड होगा तो इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे और साथ में हमारे को मिलेगा CH3COOH, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यानी कि अब तुम्हें समझ आया कि ये क्या है, एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट या एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। ये चीज़ें क्या हैं? ऑक्सीजन को ऐड करती हैं। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम्हें नहीं समझ आएगा, दोबारा बताता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ये जैसे LIC एजेंट है। LIC एजेंट क्या करता है? खुद का जीवन बीमा नहीं करता है, वो दूसरों का जीवन बीमा करता है ना। तो ऐसे ही एजेंट्स का मतलब क्या हुआ? वो खुद के लिए वही काम नहीं करेंगे, वो काम दूसरों के लिए करेंगे। यानी कि LIC एजेंट क्या करेगा? LIC एजेंट लगाए तो LIC क्या करेगा? दूसरों की करेगा। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज खुद को नहीं करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो दूसरों को करेगा। तो एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cr2O7
ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एजेंट है यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे पर खुद को रिड्यूस करेंगे। वी सी द सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यानी कि ये दूसरों में क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड। और इन्होंने क्या किया, अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिड्स में ऑक्सीडाइज कर दिया। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हैंस दे आर नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि तुम्हें सिंपली क्या समझ आया कि अगर कोई बंदा दूसरे के लिए कोई काम कर रहा है, मतलब LIC एजेंट से तुम्हें क्या समझ आ रहा है, वो खुद की LIC नहीं करेगा, वो दूसरों की LIC करेगा। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को नहीं करेगा। खुद को क्या, उसका अपोजिट करता है, रिड्यूस करता है। कभी भी LIC एजेंट खुद की बीमा नहीं करेगा। तो तुम्हें इस एग्जाम्पल से समझ आना चाहिए कि एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये याद कर लेना है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर तुम्हें ऑक्सीजन को कहीं ऐड करवाना होगा तो इसको यूज़ करोगे, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। जिस तरीके से एथेनॉल के अंदर एक ऑक्सीजन और ऐड होके क्या बना है, हमारा एसिड बना है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। तो अगर तुम सिंपली रिएक्शन लिख दोगे और एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट या एसिडिफाइड K2Cr2O7 नहीं लिखोगे, तुम्हारी रिएक्शन गलत होगी जब तक ये नहीं लिखोगे। तो ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड करने के लिए कोई बंदा चाहिए, वो ये दोनों बंदे हैं। इन दोनों में से किसी को भी यूज़ करो, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। अब बात करेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स add hydrogen in the presence of catalyst such as palladium nickel to give a saturated hydrocarbon. First of all, ये जो एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन दोनों में से किसी को भी कैटलिस्ट बोल सकते हो। कैटलिस्ट का काम क्या है कि वो रिएक्शन को बढ़ाते हैं या रिएक्शन की स्पीड को घटाते हैं। जैसे तुम्हारे ग्रुप में कई दोस्त होते होंगे कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है, तो एक बंदा आता है कि लड़ाई को और चढ़ा देता है, मतलब इधर के वाले बंदे को भी पंप चकाएगा, इधर वाले के बंदे को भी चढ़ाएगा, और वो दोनों और लड़ने लग जाते हैं। तो उसने क्या किया, तुम्हारे तीसरे दोस्त ने आके उन दोनों की लड़ाई को क्या किया, बढ़ाया। तो वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और कई आते हैं लड़ाई को बंद करवाने, मसला सुलझाने आते हैं, वो भी एक कैटलिस्ट है। यानी कि कैटलिस्ट क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रिएक्शंस की स्पीड को घटा सकते हैं, बट खुद रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेते हैं। ये तुम्हें इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखना पड़ेगा, +1 +2 में भी काम आएगी कि कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन घटा भी सकते हैं, रिएक्शन बढ़ा भी सकते हैं। और कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में खुद पार्ट नहीं लेते हैं, बस रिएक्शन को तेज और स्लो करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से ये जो मैंने लाइन पढ़ी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज प्लेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो फर्स्ट एग्जांपल में तुम देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल लिया है हमें, तो डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल लिया है, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता था, उस दोनों को ही अनसैचुरेटेड कहोगे। और हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कोई कंपाउंड। सर यहाँ पे तो कार्बन दिख रहा है, पर ये आर क्या है, आर का मतलब क्या हो गया कि आर का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स तुम ऐड कर सकते हो यहाँ पे। आर इज़ द एग्जाम्पल, मतलब कि एग्जाम्पल से बताऊँ, तुम कोई मेंस टॉयलेट में जा रहे हो या जो गर्ल हैं वो वुमेंस टॉयलेट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक सिंबल बना होता है, कोई वहाँ पे टॉयलेट के बाहर सिंबल बना होता है, एक बंदे का सिंबल बनाते हैं तो इससे समझ आ जाता है तुमको कि ये मेल्स टॉयलेट है। एक औरत का सिंबल बना दिए तो इससे समझ आ जाता है तुमको कि ये फीमेल्स का टॉयलेट है। विकलांग यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनका सिंबल बना होता है तो इससे समझ आता है कि जो लोग चल फिर नहीं सकते, ये उनके लिए टॉयलेट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो आर बना रखा है, आर का मतलब क्या है कि आर पे तुम वो कोई भी ग्रुप अपने हिसाब से लगा सकते हो जो हैं हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि अगर कहीं तुम्हें दिखाना है कि हाइड्रोकार्बन्स ऐड, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स फ्यूचर में ऐड होगा, तो तुम यहाँ पे ये दिखा सकते हो। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का सिंबल ये है, हाइड्रोकार्बन्स का क्या सिंबल है, ये है। यानी कि यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन है पूरा, और अब इसको हमने निकल और कैटलिस्ट। अब देखो हमने क्या करना है, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको सैचुरेटेड बनाना है। सैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो तुम्हें क्या करोगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ऐसे रिएक्शन लिखने, ये समझ लो ये तुमने नहीं लिखा, सिंपली ये चीज़ लिख दी, तुम्हारा रिएक्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और वो करने के लिए एक बंदा चाहिए। वो करने के लिए बंदा कौन है? निकल कैटलिस्ट, यानी कि निखिल। निखिल की बात नहीं कर रहा, तुम्हारा दोस्त निखिल की बात नहीं कर रहा, निकल की बात कर रहा हूँ। निकल एक एलिमेंट है, निखिल नहीं आएगा इसको करने। तो निकल कैटलिस्ट चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। अब तुम कहोगे सर सिर्फ हाइड्रोजन ही क्यों ऐड कर रहे हैं? मैंने पहले बताया ये एक हाइड्रोकार्बन है, सॉरी ये एक कार्बन कंपाउंड है, यानी कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन ही ऐड करोगे यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड करोगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन से बने होते हैं या कार्बन से बने होते हैं, ये दोनों के मिक्सचर से बनते हैं ना। तो यहाँ पे तुमने हाइड्रोजन ऐड करना है और निकल कैटलिस्ट यूज़ करना है। निकल कैटलिस्ट की जगह तुम पैलेडियम भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने ये वाला यूज़ किया। और ये क्या करेंगे कि जैसे कि ये अभी मैं सिर्फ इतना ही दिखाऊंगा, इधर का नहीं दिखा रहा हूँ, तो इसको अभी भूल जाओ, सिर्फ कार्बन दिखा रहा हूँ। तो ये निकल क्या करेगा, ये आएगा इसको यहाँ से तोड़ देगा, तो ये बॉन्ड जो होगा एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड उधर जाएगा, 2 मिनट मेरे को समय दो। हाँ, जैसे ये बॉन्ड, जैसे ये 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रखा है, निखिल क्या है, निखिल नहीं, निखिल क्या आएगा, निखिल तुम्हारे दोस्त की याद आ रही होगी तो उसको भूल जाओ, या उससे याद कर सकते हो, निखिल बॉन्ड को तोड़ता है। तो एक बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड टूटने के कारण होगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड टूटने के कारण क्या होगा, यहाँ पे आधा आधा बॉन्ड चला जाएगा और यहाँ पे आके हाइड्रोजन अपने आप जुड़ जाएंगे। इस तरीके से तुम्हारे बन जाएगा तुम्हारा कंपाउंड, यानी कि क्या बन जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा तुम्हारा। यानी कि आई होप तुम्हें समझ आया हो कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ तुम्हें याद रखनी है, निकल कैटलिस्ट और पैलेडियम कैटलिस्ट को, इन दोनों में से कोई भी यूज़ करो और नीचे हाइड्रोजन लिखना है, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और जो अनसैचुरेटेड है वो सैचुरेटेड बन जाएगा। और ऊपर तुमने क्या सीखा कि तुम्हें कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ करने हैं। 2 कैटलिस्ट हैं जो कि ऑक्सीडाइज कर देते हैं अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। अब यहाँ पे जो लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। यानी कि इसने क्या बोला, कैटलिस्ट वो हैं जो उसके रेट को इफेक्ट करते हैं, यानी कि स्पीड को, रिएक्शंस की इफेक्ट करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट। यानी कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन को वेजिटेबल्स ऑयल में ऐड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं निकल कैटलिस्ट को। वेजिटेबल्स ऑयल जर्नली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन वाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। यानी कि जो हमारा वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, पर हम इसको सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम निकल कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, जिससे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टार्टिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। यानी कि कुछ वेजिटेबल्स ऑयल्स हेल्दी होते हैं, तुमने ये प्रचार या मशहूरी या एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। एनिमल फैट जर्नली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। यानी कि जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जैसे कि ये तुम देख रहे हो, और एनिमल फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले सारे कंपाउंड होते हैं, तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमें खाना बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। यानी कि जो जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बहुत कम अनरिएक्टिव होते हैं। आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। और वो इनर्ट होते हैं, ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखाते और बड़े शांत रहते हैं। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन is in a very fast reaction. Chlorine can replace by hydrogen atom one by one. It is called substitution reaction because of one type of atom or a group of atom take place of another. A number of products are usually formed with a
हायर होमोलोगस ऑफ एल्कीन्स। अब बात सुनो, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्रिकेट में तुम देखते हो कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर खेलने आ जाता है, तो वो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ, यानी कि वो दूसरी जगह खेलने आ रहा है। या समझ लो तुम दो दोस्त हो और अच्छी यारी है, पर क्या हुआ, तीसरा दोस्त आया और तुम्हारी क्या होगी, तीसरे वाले के साथ अच्छी यारी बन गई और ये इससे कम यारी ख़त्म हो गई तुम्हारी, तो तुमने क्या किया, अपने दोस्त को सब्स्टिट्यूट किया। एक दोस्त जो पक्का दोस्त था उसको हटा के एक नया पक्का दोस्त बनाया, तो जो पहला वाला पक्का दोस्त है वो हट गया और दूसरा सब्स्टिट्यूट आ गया तुम्हारी जगह। ऐसे ही तुम रेस्टोरेंट में जाते हो, तुम नॉनवेज नहीं खाते, तो तुम क्या कहते हो, नॉनवेज की जगह कोई और सब्स्टिट्यूट है, मतलब वेजिटेरियन है। या तुम ये भी कह सकते हो कि मैं चिकन खाता हूँ पर मटन नहीं खाता, तो तुम ऐसे पूछोगे कि मटन की जगह कोई सब्स्टिट्यूट है, यानी कि मटन से नहीं है तो कुछ और इसकी जगह या चिकन वगैरह है, तो ये सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है। तो तुम देखोगे कि हाइड्रोकार्बन्स जितने भी होते हैं उसके हाइड्रोजन को हटा के हम कुछ कंपाउंड्स लगा सकते हैं उसके जैसे, हमने पहले पढ़ रखा है। तो उनमें से आता है एक क्लोरीन। तो अगर हाइड्रोकार्बन्स को क्लोरीन के साथ सनलाइट के अंदर रख दोगे, धूप के अंदर रखोगे, धूप आती है तो वहाँ पे एक रिएक्शन करवाती हैं। रिएक्शन क्या करवाती हैं, जो हाइड्रोजन्स होते हैं उसको हटा देती है, जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो हट जाते हैं और क्लोरीन वहाँ पे लग जाता है, और ये 1 बाय 1 होती है, 1 बाय 1 होती है। इससे क्या हुआ, CH3 है तो CH3 में से एक H हटा, उसकी जगह क्लोरीन लग गया, तो ये क्या बन गया, CH3Cl प्लस जो हाइड्रोजन है और एक Cl जो पहले से प्रेजेंट था उसके साथ जुड़ के HCl बना दिया। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये, सनलाइट के प्रेजेंट में ये रिएक्शन हो रही है। आई होप तुम्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी समझ आया होगा। ये कुछ क्वेश्चन है तुम्हें करने हैं और अच्छे से इसको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एथेनॉइक एसिड, एथेनॉल को भी, इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।